बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 22 सुब्रमण्य भारती। ठीक है। आज हम इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि सुब्रमण्य भारती कौन थे। ठीक है। सबसे पहले तो हमको जान लेना चाहिए कि एक देशभक्त, एक कवि और एक क्रांतिकारी थे। ठीक है। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से क्या किया देश के लिए। ठीक है। आइए प्रारंभ करते हैं। देश के स्वाधीनता संग्राम में जहां कुछ देशभक्तों ने अपने तेजस्वी भाषणों, नारों से विदेशी सत्ता का दिल दहलाया, वहीं कुछ ऐसे साहित्यकार भी थे जिन्होंने अपने काव्य बाणों से विपक्षी को आहत किया। ठीक है। देश को आजादी दिलाने के लिए केवल महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल जरूरी नहीं है जिनको हम जानते हैं केवल उनकी ही प्रमुख भूमिका रही। कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम हम अच्छे से जानते नहीं हैं। ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि कई ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने अपने तेजस्वी भाषणों, अपने काव्यों, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया। ठीक है। उससे थर थर कांपने लगी कौन? ब्रिटिश सरकार। तो ऐसे ही थे हमारे आज के कवि कौन? सुब्रमण्य भारती, जिन्होंने अपने काव्य बाणों से विपक्षी को आहत किया। हिंदी में यदि मैथिली शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर आदि ने अपनी काव्य रचनाओं से भारतीय नवयुवकों के मन में देश प्रेम के भाव भरे, तो देश की अन्य भाषाओं में भी ऐसे देशभक्त कवि साहित्यकार हुए जिनकी रचनाओं ने अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिला दी। तमिल भाषा के ऐसे ही कवि थे सुब्रमण्य भारती। ठीक है। ये तमिल भाषी थे कौन? सुब्रमण्य भारती। उनके संबंध में विस्तृत जानकारी इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। सुब्रमण्य भारती 20वीं सदी के महान तमिल कवि थे। उनका नाम भारत के आधुनिक इतिहास में एक उत्कट देशभक्त के रूप में लिया जाता है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने जिस शस्त्र का प्रयोग किया वह था लेखन, विशेषतया कविता। ठीक है। इन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए जिस शस्त्र का प्रयोग किया, जिस हथियार का प्रयोग किया, वह हथियार था लेखन। ठीक है। और विशेषतः कौन सा? कविता लेखन, कविताओं के माध्यम से। उनकी कविताओं ने तमिल वासियों को जागृत कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सुब्रमण्य भारती का जन्म तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में 11 दिसंबर सन 1882 को हुआ था। सुब्रमण्य भारती का जन्म तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में 11 दिसंबर सन 1882 को हुआ था। इनके पिता का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर और माँ का नाम लक्ष्मी अम्माल था। बचपन में भारती को सुब्बैया कहकर पुकारा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता था? सुब्बैया के नाम से पुकारा जाता था। बचपन से ही वे कविताएं लिखने और उनका पाठ करने के बहुत शौकीन थे। एट्टीपुरम के राजा ने 11 वर्षीय सुब्बैया को दरबार में कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। यानी राजा तक यह बात पहुंची कि एक बालक है जो काफ़ी अच्छी रचनाओं का लेखन करता है और गाता है। ठीक है। कविता पाठ करता है। तो जब राजा तक ये बात पहुंची तो राजा ने सुब्बैया को यानी सुब्रमण्य भारती को अपने दरबार में आमंत्रित किया। राजा के दरबार में एकत्र हुए विख्यात कवि उनका कविता पाठ सुनकर दंग रह गए और वहाँ एक से बढ़कर एक जो कवि थे वहाँ बैठे हुए थे राजा के दरबार में। और राजा के दरबार में जितने भी लोग थे उन्होंने सभी ने सुब्बैया का कविता पाठ सुनकर दंग रह गए। उन्होंने उन्हें भारती की उपाधि से सुशोभित किया। इसके पश्चात सुब्रमण्य भारती को कौन सी उपाधि मिली? भारती की उपाधि मिली। इस तरह वे सुब्रमण्य भारती के नाम से प्रसिद्ध हो गए।
ठीक है। और इस प्रकार जो सुब्बैया है वो बालक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? सुब्रमण्य भारती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब सुब्बैया 14 वर्ष के थे तभी उनका विवाह हो गया था। उनकी पत्नी चेल्लमाल उस समय 7 वर्ष की थी, ठीक है। कुछ दिनों बाद सुब्बैया के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। सन 1898 में भारती आगे पढ़ने के लिए वाराणसी यानी बनारस अपनी काकी के पास चले गए, ठीक है। सुब्रमण्य भारती के माता पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात सन 1898 में वे आगे पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? बनारस चले गए। किसके पास? अपनी काकी के पास। बनारस में उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाएं सीखी, ठीक है। तमिल तो पहले से जानते ही थे। बनारस जाकर उन्होंने कौन कौन सी भाषा सीखी? हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाएं सीखी। बनारस में रहते हुए भारती के व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आया। उन्होंने बड़ी बड़ी पैनी मूछें रख ली, ठीक है। उनके व्यक्तित्व में किस प्रकार परिवर्तन आया कि वो पढ़ाई तो कर ही रहे थे, है ना। पैनी यानी बड़ी बड़ी मूछें रख ली। वे सिर पर पगड़ी पहनने लगे। उनकी विचारधारा में भी महान परिवर्तन आया। और जैसे जैसे वे बड़े होते गए, पढ़ाई करते गए, उनकी विचारधारा में भी परिवर्तन आया। उनके हृदय में उग्र राष्ट्रीयता के बीज के कारण उन्हें ब्रिटिश राज के बंधन में बंधे भारतीयों का दुख व उनकी पीड़ा महसूस होने लगी। यानी जो गुलामी का जीवन हम जी रहे थे उसकी पीड़ा सुब्रमण्य भारती को महसूस होने लगी। अपने साथ देश प्रेम की भावना सुलगाए देशभक्त कवि भारती 4 वर्ष बाद बनारस से घर लौटे। जीविका के लिए वे चेन्नई में प्रसिद्ध तमिल दैनिक स्वदेश मित्रन में सहायक संपादक की हैसियत से नौकरी करने लगे, जिसके संपादक थे महान नेताजी सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है। स्वदेश मित्रन जो दैनिक पत्रिका था, ठीक है, तो वहाँ पर स्वदेश मित्रन के नाम से था वो दैनिक पत्रिका, वहाँ पर वो सहायक संपादक के रूप में कार्य करने लगे, जिसके संपादक कौन थे? जी सुब्रमण्य भारती। जिसके संस्थापक कौन थे? जी सुब्रमण्य भारती। अपने गीतों के माध्यम से भारतीय लोगों के हृदयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने लगे। जंगल की आग की तरह फैलते फैलते ये गीत शीघ्र ही राज्य के अधिकतम व्यक्तियों के हृदय तक पहुंच गई। सुब्रमण्य भारती जो चाहते थे उस कार्य को उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, और जो बात लोगों से कहना चाहते थे, यानी लोगों के दिलों में देश प्रेम की भावना जो जागृत करना चाहते थे, उन्होंने वह कार्य प्रारंभ कर दिया था। सन 1907 में भारती ने सूरत में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। उग्रवादी विचारों से प्रभावित होने के कारण उन्हें यह विश्वास हो गया था कि नरमपंथी दृष्टिकोण से देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उनके मन में बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के प्रति बहुत सम्मान उत्पन्न हो गया। वे लोक क्रांतिकारियों की तरह भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने को तत्पर थे। उन्हें लगा कि स्थिति क्रांतिकारी मोड़ लेना चाहती है। भारती का देशभक्तिपूर्ण लेखन बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था, फिर भी कोई उसे छापने को तैयार नहीं था। उनके कार्यशैली में काफ़ी परिवर्तन आया। उनका लेखन जो है वो देशभक्तिपूर्ण था और काफ़ी शक्तिशाली था, किंतु फिर भी उसे कोई जैसे दैनिक पत्रिका है, अखबार, प्रेस है ना, ये छापने को तैयार नहीं था। क्योंकि लोग सरकार के डर से इसे छापने के लिए मना करते थे। यहाँ तक कि स्वदेश मित्रन के संपादक ने भी उनके दृढ़ उग्रवादी विचारों को अखबार में छापने से इनकार कर दिया। इसलिए भारती ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और सन 1907 में वे अपना ही इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकालने लगे। इसमें वे अपने विचारों को स्वतंत्रता से छापते और जनता उत्सुकता से पढ़ती। जब स्वदेश मित्रन के संपादक ने उनके उग्रवादी विचारों को छापने से मना कर दिया तो उन्होंने
वह स्वदेश मित्रण जो अखबार प्रेस था उसे छोड़ दिया वे, और उसके पश्चात वे स्वयं ही क्या किए, इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका निकालने लगे, जिसमें अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया करते थे, और लोग भी उनके विचारों को जो वो लिखते थे उसको उत्सुकता से पढ़ते थे। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन भड़कता जा रहा था। शासकों ने इसे दबाने के लिए नेताओं और आंदोलनकर्ताओं को पकड़ना और जेल में बंद करना शुरू कर दिया। भारतीय किसी भी दिन अपनी गिरफ्तारी के वारंट का इंतजार कर रहे थे। उनके दोस्त और अनुयायी नहीं चाहते थे कि वे शिकंजों के पीछे बंद हो, इसलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए भारतीय सन 1908 में पांडिचेरी चले गए। वहाँ भी ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए थे। भारती को उन गुप्तचरों का पता लग गया था। अपने दुखपूर्ण क्षणों में भी भारती का ईश्वरीय शक्ति पर से विश्वास नहीं टूटा। इससे उन्हें पांडिचेरी में सबसे कठिन समय बिताने में सहायता मिली। जब उनके पास धन नहीं था, उनके प्रशंसकों ने आर्थिक रूप से और अन्य तरीकों से उनकी मदद की। यहाँ तक कि मकान का किराया ना देने पर भी उनके मकान मालिक ने उन्हें कुछ नहीं कहा। भारती स्वयं किसी से सहायता नहीं मांगते थे। सहायता मांगने से उनके स्वाभिमान को ठेस लगती थी, किंतु गरीबी उनकी उदारता को कम नहीं कर पाई थी। एक बार उन्होंने अपना बहुमूल्य जरी के बॉर्डर वाला अंगवस्त्र तक, जिसे किसी अमीर प्रशंसक ने उन्हें दिया था, उसे एक गरीब को दे दिया था। जब चेलमाल ने इस बात के लिए उन्हें डांटा तो वे हंस दिए और बोले कि उस गरीब आदमी पर वह अच्छा लग रहा था। ठीक है, उनको किसी ने सोने की जरी लगा वाला जो बॉर्डर था वो सोने की जरी लगी हुई थी उसमें, तो वो अंग वस्त्र यानी कि धोती दिया गया था। तो वह उस कपड़े को सुब्रमण्य भारती ने क्या किया, एक गरीब को दे दिया। जब उनकी पत्नी ने उन्हें डांटा तो वे हंसकर कहते हैं कि वो मुझ पर अच्छा नहीं लगता, उस गरीब पर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दूसरों की खुशी उनकी अपनी खुशी थी। वे अपने लेखन में अक्सर यह बात व्यक्त करते थे कि समस्त जीवित प्राणी उस सर्वोच्च शक्ति की अनुपम रचना है और उनकी नज़र में हम सब बराबर हैं। ठीक है, उनकी दृष्टि में चाहे एक छोटा सा जीव क्यों ना हो, कोई भी प्राणी सभी एक समान हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक ही पढ़ेंगे और इसके आगे जो है वो अगले वीडियो में। ठीक है, और आप लोग असाइनमेंट, कृपया असाइनमेंट को पूर्ण करके लाइए, आधा अधूरा करके नहीं लाएंगे, ध्यान रखिए इस बात को, क्योंकि पिछला असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ था और कुछ बच्चे तो उसको जमा भी नहीं किए हैं। तो कृपया आप लोग अभी और पहले का जो असाइनमेंट है उसको पूरा करिए। ठीक, थैंक यू।